मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैं एक यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। करंटली मैं पारस हॉस्पिटल में काम करता हूँ। इसके साथ मेरा छोटा सा एक खुद का सेंटर है जिसका नाम है दीतिया मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक। काफ़ी मरीज़ हमारे पास डे टू डे में आते हैं। शादी के बाद उनको बच्चा ना होने की समस्या हो रही होती है, इनफर्टिलिटी। इसके कई कारण होते हैं। ये प्रॉब्लम या तो जो कपल होता है उसमें स्त्री के अंदर हो सकती है या पुरुष में हो सकती है। जिन आदमियों को किसी कमी के कारण संतान नहीं हो पा रही है उसको मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी कहते हैं और उसके स्पेशलिस्ट यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट होते हैं। तो आज मैं मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी के बारे में आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। किसी भी इंसान को, कपल को शादी के बाद अगर लगातार 1 साल तक बच्चा पैदा करने की कोशिश करते रहने के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है तो कुछ ना कुछ समस्या है। और अगर ये समस्या इंसान के अंदर है तो मोस्ट कॉमनली समस्या होती है कि जो वीर्य की जांच करते हैं उसके अंदर शुक्राणु की या तो काउंट कम होती है, मात्रा कम होती है, या फिर शुक्राणु हेल्दी नहीं होते। नॉर्मली संभोग के बाद शुक्राणु को तैर के जाना पड़ता है एग से मिलने के लिए ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। अगर ये शुक्राणु की मोटिलिटी पूरी नहीं है या वो कमज़ोर शुक्राणु है तो भी फर्टिलाइजेशन का या बच्चा होने का चांस कम रहता है। कई बार शुक्राणु डिफॉर्म्ड निकलते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी ठीक नहीं होती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या है तो फिर बच्चा होने की संभावना कम हो जाती है। सवाल यह है कि आजकल के टाइम में बहुत सारे मेल्स को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है। इसके कारण क्या है? इसके कारण हमारी सारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड हैं ज़्यादातर। जैसे हमारे लाइफस्टाइल में हम देखें तो जो मैरिज की एज है वो काफ़ी आगे बढ़ गई है। पहले लोगों की शादी अमूमन 20 से 25 साल के अंदर आदमी हो या औरत हो जाया करती थी। आजकल शादी को 30 साल, 35 साल, इतने ज़्यादा उम्र में शादियां हो रही हैं। इसके चलते जो नॉर्मल रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटीज़ हैं वो यंग एज में ज़्यादा होती हैं, उम्र के साथ कम हो जाती हैं। ये तो एक नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। आजकल हमारा ज़िंदगी का रहने का तरीका ऐसा बदल गया है कि बहुत जल्दी शादी तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी की शादी जल्दी होती है तो उसका इस तरीके की समस्याएं होने की संभावना थोड़ी कम होती है। इसके अलावा अगर हम अपने खान पान को देखें, आजकल प्योर खाना मिलना बहुत मुश्किल है। पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल होते हैं, इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, हैवी फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं जो नॉन ऑर्गेनिक होते हैं। इसके चलते हमारे खाना जो प्रोड्यूस हमें मिल रहा है इसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। फलों को पकाने के लिए उसको इथिलीन के अंदर या कैल्शियम कार्बाइड के अंदर डाला जाता है। प्योर खाना नहीं मिल पा रहा है। अगर आप पानी देखें तो हमारे पानी की क्वालिटी भी बहुत ख़राब है। इसके अंदर भांति भांति के टॉक्सिन्स होते हैं, हैवी मेटल्स होते हैं। अगर आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में देखें तो हवा भी ठीक नहीं है, शुद्ध नहीं है। हमारा AQI 600-700 अमूमन इतना रहता है। हवा साफ नहीं मिल पा रही है। अगर हमारी दिनचर्या को देखें तो इंसान आजकल एक्सरसाइज करने का ट्रेंड नहीं है। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए रेगुलर एक्सरसाइज बहुत बहुत बेहद ज़रूरी है। रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, पर काम के तनाव के कारण या फिर परिवार के स्ट्रेस के कारण बहुत लोग मैंने देखा एक्सरसाइज नहीं करते हैं। स्ट्रेस को कम करने के लिए लोग स्मोक, सिगरेट इसका सहारा लेते हैं, शराब का सहारा लेते हैं। सोशल ड्रिंकिंग तो चलिए फिर भी चलेगा, लेकिन सिगरेट ये सेक्सुअल फंक्शन के लिए, रिप्रोडक्टिव फंक्शन के लिए पॉइजन है, जहर है। स्मोकिंग तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, क्योंकि अगर आप बाहर निकल रहे हैं और NCR की या किसी मेट्रोपॉलिटन सिटी की हवा में सांस ले रहे हैं तो 10 सिगरेट्स के लायक धुआं तो आपके शरीर में वैसे ही जा रहा है। अगर आपको कोई एडिड मेडिकल कंडीशन है जैसे थायराइड की, डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, ये भी शुक्राणु की क्वालिटी को ख़राब कर देती हैं। इसको बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करके रखना चाहिए। कई बार कुछ सर्जिकल प्रॉब्लम होती है जिनकी वजह से या तो शुक्राणु निकलते ही नहीं है, जिसको एजोस्पर्मिया कहते हैं, या शुक्राणु कम निकलते हैं जिसको ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं।
ये सर्जिकल प्रॉब्लम जन्म से हो सकती हैं, जिसमें कई बार जो गोलियों से पाइप निकलती है जो शुक्राणु लेके जाती है पेनिस तक, ये पाइप बनी ही नहीं होती। इसको कंजेनिटल एब्सेंस ऑफ वास कहते हैं। और अगर ये दोनों तरफ है तो फिर सेक्स या संभोग करते हुए जो वीर्य निकलता है उसके अंदर शुक्राणु होंगे ही नहीं। कई और सर्जिकल प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे बचपन में ही मम्प्स हो गया है तो वो टेस्टिस को डैमेज कर देता है। किसी को किसी कारण कीमोथेरेपी लगी है तो शुक्राणु बनने बंद हो जाते हैं। कॉमनली टेस्टिस के अंदर जो खून की नसें जा रही हैं वो कभी कभी सूज जाती हैं, उसको वेरिकोसील कहते हैं। ये भी टेस्टिस को डैमेज करते हैं। तो ये वाली सारी में से अगर कोई प्रॉब्लम है तो स्वस्थ शुक्राणु बनने की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। कई बार किसी का किडनी फेल है, उसमें भी शुक्राणु नहीं बनते हैं। कई बार शरीर के अंदर कोई हार्मोनल प्रॉब्लम्स होती हैं। नॉर्मल शुक्राणु बनने के लिए ठीक मात्रा में, सही मात्रा में टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए शरीर के अंदर, और एक महिलाओं के शरीर में हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ईस्ट्रोजन, वो कम होना चाहिए। इसका एक करेक्ट रेशियो शरीर के अंदर होना चाहिए। अगर ये रेशियो डगमगा गया है तो भी शुक्राणु हो सकता है सही मात्रा में ना बने। अगर कोई पेशेंट मेरे पास आता है जिसको शादी के बावजूद संतान नहीं हो पा रही है तो उसको सबसे पहले हम क्लिनिकली इवेल्युएट करके देखते हैं, जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ों के अलावा स्पेसिफिकली जेनाइटल्स को देखना होता है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं कि नहीं, जिससे हमें पता लग जाता है कि एटलीस्ट टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का लेवल मोस्ट लाइकली सही है। इसके अलावा दोनों गोलियां टेस्टिस, उसका साइज सही है कि नहीं, उसमें कोई गांठें तो नहीं बनी हुई, जैसे वेरिकोसील की समस्या के अंदर टेस्टिस के अंदर गांठें बन सकती हैं। जो पाइप शुक्राणु लेके जाती है जिसको वास कहते हैं वो बनी हुई है कि नहीं। इससे हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि क्या कारण हो सकता है जिसकी वजह से शुक्राणु ठीक नहीं बन पा रहे हैं। इसके लिए कई बार टेस्टिस का अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत पड़ती है। वो और बताता है कि एग्जैक्ट टेस्टिस का साइज और वॉल्यूम कितना है और वेरिकोसील की समस्या तो नहीं है। अगर कोई कपल इस तरीके की समस्या फेस कर रहा है, झेल रहा है, तो सबसे ज़रूरी है एक मेडिकल ओपिनियन लिया जाए, अंडरलाइन कारण को देखा जाए, और अगर कोई स्पेसिफिक करेक्टेबल कारण है, फॉर एग्जांपल वेरिकोसील की समस्या है, तो उसको सही कर लिया जाए। अगर हार्मोन्स इम्बैलेंस है तो हार्मोन्स के बैलेंस को रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस अगर आप करेंगे तो भी शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो जाएगी। सुबह थोड़ा जल्दी उठा कीजिए, उठ के बहुत ज़रूरी है दोनों एज अ कपल सैर करने के लिए जाएं। रनिंग या कोई अच्छी फिजिकल एक्टिविटी जैसे कोई गेम में एंगेज कर सकते हैं, बैडमिंटन, टेनिस, स्विमिंग, एटलीस्ट 1 घंटा सुबह अपने स्वास्थ्य को दीजिए। सुबह उठते ही 3-4 गिलास गर्म पानी पिया कीजिए ताकि एक बार सिस्टम पूरा फ्लश हो जाए, साफ हो जाए। अपने डाइट के अंदर बहुत ज़रूरी है कि जो रंगीन फल फ्रूट्स होते हैं जैसे कि पपाया हो गया, एप्पल हो गए, चेरीज हो गई, जिनमें रंग होता है, या सैलड होता है जैसे चुकंदर हो गया, गाजर हो गया, अनार हो गया, ये वाली सारी चीज़ें एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा इनमें बहुत ज़्यादा होती है। इसका सेवन ज़रूर करना चाहिए। तो सीजनल फ्रूट 1 गिलास, जिसके अंदर एटलीस्ट बीटरूट ज़रूर डालिए, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। गाजर डालिए, अनार डालिए, ये वाली चीज़ों का 1 गिलास जूस लेना चाहिए। और एक प्लेट भर के इन्हीं चीज़ों का सलाद ज़रूर लेना चाहिए। कच्ची सब्जियां खाइए, साफ़ करके खाइए। ये वाली चीज़ें मदद करती है, न्यूट्रिशन पहुंचाती है शुक्राणु को, ताकि उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर हो सके। रात को सोने से पहले अगर ले सकें तो 1 गिलास गर्म दूध, आधा चम्मच हल्दी और 4 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, इसका रोज़ रात को सेवन करो। ये भी एंटीऑक्सीडेंट्स पे बहुत रिच होता है और फ़ायदा करता है शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों के लिए। अच्छी नींद लीजिए, रेस्ट बहुत ज़रूरी है। सारा दिन स्ट्रेस रहता है, काम में लगे रहते हैं, रात को सोते हुए बॉडी अपने सारे सिस्टम्स को रिपेयर करती है, तो अच्छी रात की नींद बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये वाली सारी चीज़ों का पालन करेंगे, संभव है शुक्राणु की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों बेहतर रहेंगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इन सारी चीज़ों का एक स्वस्थ जीवन के लिए अदरवाइज भी पालन कीजिए। धन्यवाद।